कैसे हैं आप लोग। लास्ट के फ्यू लेक्चर्स में हम लोग रिएक्टर के बारे में पढ़ रहे थे। वहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट रिएक्टर्स के जैसे बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, पैक्ड बेड रिएक्टर और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर के बारे में पढ़ा। और इसके बारे में ये भी डिस्कशन किया कि किस कंडीशंस में हम लोग कौन सा रिएक्टर यूज़ करेंगे। जबकि चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ये यूनिट स्टार्ट की थी, तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का या इस यूनिट का पढ़ने का, वो ये है कि हम लोग रिएक्टर को डिज़ाइन कैसे करेंगे वो सीखेंगे। हम लोग रिएक्टर को डिज़ाइन करने से बेसिकली मतलब हम लोगों का जो डिस्कशन ये था कि रिएक्टर का साइज़ क्या होगा, बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा, जो हमें गिवन ड्यूटी है उसको करने के लिए। गिवन ड्यूटी का मतलब हमारा ये है कि जो कन्वर्जन है उसको अचीव करने के लिए क्या रिएक्टर वॉल्यूम होगा। तो बेसिकली हम लोगों ने रिएक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मतलब उनको डिज़ाइनिंग का, कि किस तरह डिज़ाइन इक्वेशंस उनकी डेवलप होंगी। तो जो वर्ड यूज़ किया जाता है परफॉर्मेंस या डिज़ाइन इक्वेशन, कोई भी वर्ड दिया जा सकता है आपको कि परफॉर्मेंस इक्वेशन क्या है या डिज़ाइन इक्वेशन क्या है। तो हम लोग आइडियल बैच रिएक्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। बैच रिएक्टर के बारे में कुछ चीज़ें फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या है। यहाँ पे जो भी हम लोग रिएक्टेंट एक बार में इन करते हैं, फिर रिएक्शन अलाउड करते हैं, रिएक्शन होना जितनी भी टाइम तक रिएक्शन होती है, उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको इसमें से प्रोडक्ट जो है, जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गए या अनकन्वर्टेड रिएक्टेंट्स हैं, उनको बाहर निकाल लेते हैं। तो बेसिकली अगर इसमें थोड़ा सा टर्म्स की बात किया जाए तो जब t = 0 होता है तो उस वक्त कंसंट्रेशन, मतलब बेसिकली जब हम लोग जस्ट रिएक्शन स्टार्ट करने वाले होते हैं तो उस वक्त इनिशियल कंसंट्रेशन कहिए तो Ca0 होती है, या जो नंबर ऑफ मोल होंगे रिएक्टेंट के Na0 होता है। उसके बाद रिएक्शन हुई, रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उस वक्त मान लीजिए जो कंप्लीट हुई और उसके बाद फिर आउटपुट हम लोगों ने निकाला t = t पे, किसी भी वक्त पे आउटपुट निकाला या किसी भी टाइम पे हम लोग इवेलुएट करना चाहते हैं तो t = t टाइम मान लिया। ये रिएक्शन टाइम भी हो सकता है या पार्टिकुलर कोई टाइम बीच का हो सकता है। उस पर हम लोगों ने देखा तो कंसंट्रेशन जो Ca बोलेंगे, पार्टिकुलर कंसंट्रेशन तो उसको बोलेंगे Ca, और नंबर ऑफ मोल्स उस कंडीशन में होंगे Na, उसको बोल देंगे कि नो मोल्स ऑफ ए हैं। और कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी बैच रिएक्टर में आए। तो बैच रिएक्टर में हम लोगों ने यह डिस्कस किया था कि ये जो हर कंडीशंस पे, मतलब ये पूरे रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर और कंसंट्रेशंस यूनिफॉर्म होंगी एट ए पार्टिकुलर टाइम। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। इसी से आइडियलिटी हम लोग डिफाइन करते हैं कि एट ए पार्टिकुलर टाइम, किसी भी पार्टिकुलर टाइम पे जो कंसंट्रेशन और टेम्परेचर होगा इस पूरे रिएक्टिंग मिक्सचर का वो यूनिफॉर्म होगा। मतलब यहाँ की जो कंसंट्रेशन होगी सेम यहाँ की कंसंट्रेशन होगी, सेम यहाँ की कंसंट्रेशन होगी एक किसी पार्टिकुलर टाइम पे। तो इस पॉइंट को, ये आइडियलिटी वही डिफाइन करता है। आइडियल, पहली बात तो हम लोग कहते क्यों हैं कि आइडियल रिएक्टर है। अगर आइडियल नहीं मानेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगे। तो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस की थी कि क्योंकि रेट इक्वेशन जब हम लोग लिखते हैं तो हमारे रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन का टर्म आता है। जैसे कोई भी रेट इक्वेशन जनरली लिखते हैं -RA, मान लीजिए आपका रिएक्टेंट है तो क्या होता है KCA⁴ लिखते हैं, ऐसा हम लोग। यहाँ पे Ca क्या है, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन किसकी है, रिएक्टेंट की। अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है हमें। अब फिर यहाँ प्रॉब्लम आएगा कि या किस जगह कंसंट्रेशन ले, इस जगह की कंसंट्रेशन ले या इस जगह की कंसंट्रेशन ले, इस जगह की कंसंट्रेशन ले। अगर कंसंट्रेशंस डिफरेंट हैं तो ये एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये कंसंट्रेशन डिफरेंट हैं तो दूसरे तरीका ये था कि हम लोग क्या करें, बहुत सारे सैंपल्स लें। यहाँ की से एक सैंपल लें, यहाँ से भी एक सैंपल लें, यहाँ से भी एक सैंपल लें, यहाँ से भी। उस केस की हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जब कंसंट्रेशन डिफरेंट है। यहाँ से भी सैंपल लें, मतलब ए लॉट ऑफ सैंपल्स हम लोग विड्रॉ करें, उस पर सब हर जगह की कंसंट्रेशन मेज़र करें। और कंसंट्रेशन मेज़र करने के बाद फिर देखें कि अगर उनमें वेरिएशन है तो फिर उनका एक एवरेज लें। उसके बाद एवरेज लेने के बाद तब हम लोग इस जगह कंसंट्रेशन यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि रिएक्टर ऑपरेट कर रहा है, बीच में आप एनालाइज करना चाहते हैं किसी भी टाइम पे कि कंसंट्रेशन क्या होगी, तो उसके लिए आपको ए लार्ज नंबर ऑफ सैंपल्स विड्रॉ करने पड़ेंगे। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ये मान लेते हैं, बेसिकली हम लोग मिक्सर यूज़ करते हैं, एजिटेटर।
तो एजिटेटर क्या करता है, एजिटेटर जो है एजिटेट मिक्सिंग करता है इन जो, तो पूरा रिएक्टेंट मिक्स हो जाता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे कंडीशंस यही मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं आइडियलिटी की कि ये रिएक्शंस मिक्सचर आइडियल है, मतलब मिक्सिंग इतनी परफेक्ट हो रही है कि जो कंसंट्रेशन है हर जगह यूनिफॉर्म है। तो ये जो आइडियलिटी की कंडीशन आ रही है वो कहाँ से आ रही है कि कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर inside the reactor, inside the reactor, inside the reactor, inside throughout the reactor कह दीजिए, inside the reactor या इसको कह दीजिए throughout the reactor, throughout the reactor should be uniform। कह रहे हैं हम लोग का बेसिकली ये कहने का मतलब था कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, should be uniform at any particular time, यूनिफॉर्म एट पार्टिकुलर टाइम, एट ए टाइम टी, एट ए टाइम टी, किसी एक पार्टिकुलर टाइम की जब हम लोग बात करेंगे तो उस टाइम पे हर जगह की कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद फर्दर कुछ देर बाद हम लोग देखेंगे तो उस वक्त देखेंगे कि कंसंट्रेशन उस वक्त मतलब पहले जो कंसंट्रेशन थी उससे इसकी कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन चेंज हो गई है, लेकिन जो चेंज भी कंसंट्रेशन है वो भी यूनिफॉर्म है, मतलब हर जगह सेम है, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे ओवरऑल कंसंट्रेशन सेम नहीं है पूरे प्रोसेस के लिए, नहीं तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगी ना, कंसंट्रेशन सेम होगी। तो ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो कंसंट्रेशन है वो यूनिफॉर्म है। तो बेसिकली यूनिफॉर्म कहाँ से आती है, ये जो हम लोग एजिटेटर या मिक्सर यूज़ कर रहे हैं वो उसको मतलब बहुत ही प्रॉपरली मिक्स कर देता है, तो इससे जो है कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो जाती है। ये आइडियल कंडीशन हो गई। अगर ये मिक्सर नहीं यूज़ करते तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बहुत जगह हम लोग को एक ये सैंपल्स लेना पड़ता, उसके बाद उसकी कंसंट्रेशन निकालनी पड़ती, उसके बाद फिर हम एवरेज कंसंट्रेशन लेते तब बताते कि एवरेज कंसंट्रेशन है, इसलिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो आपका एजिटेटर है वो मिक्सिंग का काम, ये जो डिफरेंट सैंपल्स हम लोग लेते हैं उस काम को ख़त्म कर रहा है, या कहिए कि वही काम कर रहा है, वो मिक्सिंग करके वो जब एक सैंपल देता है, जब हम लोग एक सैंपल लेते हैं तो सारे एवरेज रिएक्शन, एवरेज कंसंट्रेशन आ जाती है हम लोगों की। तो अब हम लोग मटेरियल बैलेंस देखना चाहेंगे इसमें, जैसे हम लोग जो एक फ्लो मतलब रिएक्टर्स ये इनपुट डालते हैं, उसके बाद रिएक्शन होती है एक पर्टिकुलर टाइम तक, वो टाइम कहाँ से पता चलेगा कि कितने टाइम तक रिएक्शन होगी, तो बेसिकली जो हम लोग डिज़ाइन इक्वेशन डेवलप करेंगे वहीं से हम लोग को पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर कन्वर्जन के लिए कितनी टाइम तक हम लोग को रिएक्शन करानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो इसमें डिज़ाइन इक्वेशन करने के लिए हम लोग मटेरियल बैलेंस और मटेरियल बैलेंस करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने आइसोथर्मल कंडीशंस मांग रखी है। कौन सी कंडीशन है, आइसोथर्मल, इसलिए एनर्जी बैलेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एनर्जी जनरेट नहीं हो रही, आइसोथर्मल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर यूनिफॉर्म है। तो इस वक्त जो सिर्फ हम लोग मटेरियल बैलेंस की बात करेंगे, तो मटेरियल बैलेंस जो होता है वो हर एक कंपोनेंट का होता है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट हैं या प्रोडक्ट का है सबका इंडिविजुअल होता है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ मटेरियल बैलेंस की क्या है कि ये इंडिविजुअल होता है, फॉर इंडिविजुअल मतलब हर एक कंपोनेंट के लिए होता है अलग अलग। रिएक्टेंट अगर 3 है तो आप तीनों रिएक्टेंट के लिए मटेरियल बैलेंस लिख सकते हैं, एक रिएक्टेंट है तो आप एक रिएक्टेंट के लिए मटेरियल बैलेंस लिख सकते हैं। और एक चीज़ क्या इम्पोर्टेंट इसमें थी कि यहाँ कंसंट्रेशन टाइम के साथ चेंज हो रहा था, तो ये कैसा प्रोसेस है, अनस्टेडी स्टेट है, स्टेडी स्टेट नहीं है, बेसिकली अनस्टेडी स्टेट है। तो अगर वेरिएबल किसी प्रोसेस में जो वेरिएबल वो टाइम के साथ चेंज होता रहता है तो वहाँ पे हम लोग को कैसा प्रोसेस मिलता है, अनस्टेडी स्टेट प्रोसेस मिलता है। तो जो हम लोग मटेरियल बैलेंस या मास बैलेंस करेंगे वो किसके करेंगे, बेसिकली इसमें बहुत सारे कई रिएक्टेंट हो सकते हैं, कई प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो जो मास या मटेरियल बैलेंस हम लोग करेंगे वो हमेशा की रिएक्टेंट का करेंगे, किसका, की रिएक्टेंट का। की रिएक्टेंट का मतलब हुआ कि हम लोग जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का मटेरियल बैलेंस करेंगे। तो मटेरियल बैलेंस को अगर समझना है तो पहले इसमें थोड़ा सा प्रॉपर्ली हम लोग समझ लेते हैं। इस तरह मटेरियल बैलेंस बेसिकली क्या है, ये बैलेंस करना है आपका
आपका फाइनेंस का, जैसे पैसे का बैलेंस करते हैं हम लोग, जस्ट उसी तरीके से अगर आपके पास कितने पैसे आते हैं, कितना खर्च करते हैं, अगर उस चीज़ का बैलेंस रख सकते हैं तो मटेरियल बैलेंस भी करना आसान होगा। तो हम लोग जैसे समझते हैं कि हम लोग को पॉकेट मनी मिल रही है, पॉकेट मनी मिलती है तो हम लोग को कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं तो उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। जैसे पॉकेट मनी डेली हम लोग को 100 रुपीज़ घर से मिल रही है तो हमारा इनपुट हुआ। हम लोग कुछ एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ बुक्स खरीदने के लिए, कहिए पेन खरीदने के लिए, कॉपीज़ खरीदने के लिए, तो जो एक्सपेंडिचर करते हैं ये इनकम, इनपुट को आप इनकम से समझिए, पैसा है जो हमें आ रहा है वो इनकम है। और जो आउटपुट होगा, मतलब जो पैसे हम लोग के जा रहे हैं वो क्या है, एक्सपेंडिचर हैं। तो अगर मान लीजिए 100 रुपीज़ हमारे पास आए थे और हमने 40 रुपीज़ स्पेंड कर दिए तो उस वक्त हमारे पास क्या बचेगा, मतलब हमारे पास क्या जमा हो जाएगा। तो तीसरा टर्म जो क्या आएगा, एक्यूमुलेट। तो उस वक्त क्या जमा हो जाएगा, तो हम लोग जो इनपुट आया था उसमें से आउटपुट अगर निकाल देंगे, 100 में से 40 निकाल देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट बच रही है 60 वो निकल आएगी। अब क्या हुआ कि ये तो ऐसी कंडीशन से जहाँ पे और अब कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ आपके पास इनपुट आ रहा है, मतलब आपको पैसे मिल रहे हैं, आप उसको जस्ट एक्सपेंड कर दे रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, और फिर जो बच रहा है वो आपका एक्यूमुलेशन होता जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है कि आपको पैसे मिल रहे हैं, मान लीजिए आपको ज़्यादा पैसे मिले, 1000 रुपीज़ मिले, आपने सोचा यार कि ये जो 1000 रुपीज़ है ना, इसको हम कहीं इन्वेस्ट करते हैं। आपका एक्सपेंडिचर तो फिक्स है कि आप मान लीजिए कि 1000 में 400-500 रुपीज़ आप एक्सपेंडिचर कर रहे हो एक, उसके बाद एक्सपेंडिचर मतलब आउट हो रहा है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो कि आप जो है ना किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए शेयर मार्केट में, जैसे शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट किया। अब जो आपने पैसे इन्वेस्ट किया, मान लीजिए एक बार में आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ भी इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या है कि शेयर मार्केट जो है ना फ्लक्चुएटेड मार्केट है, मतलब यहाँ पे आपका प्रॉफिट भी होता रहता है, लॉस भी होता रहता है। तो अगर किसी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग अपना हिसाब करना चाहें तो उस वक्त क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी शेयर में हम लोगों ने पैसे लगाए हैं, शेयर परचेज़ किए हैं या सेल किए हैं, तो शेयर का अगर मतलब प्राइस जैसे फ्लक्चुएट होगा तो हमें प्रॉफिट या लॉस होगा। तो उस वक्त अगर हम लोग अपना हिसाब लगाना चाहेंगे, अपना बैलेंस लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे कि इनपुट होगा जो हमारे पास आया होगा, इनपुट होगा, और फिर एक आउटपुट हो जाएगा जो हम लोग रेगुलर फिक्स खर्चा कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। ये तो नॉर्मल प्रोसेस था। लेकिन जो शेयर मार्केट में हम लोगों ने पैसा लगाया उससे हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अगर लॉस हो रहा हो तो हमारा पैसा जो था वो चला जा रहा है, तो उसको क्या, फिर लॉस अगर हो रहा है तो उसको माइनस साइन के साथ, मतलब अगर गेन होता है पैसा तो हम लोग पॉजिटिव के साथ शो करते हैं। तो जैसे हमें पैसा मिल रहा है इनपुट तो पॉजिटिव के साथ शो किया, खर्च हो रहा है तो आउटपुट के साथ किया, मतलब ये लॉस ही है, मतलब हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, वो है मेन पर्पज़। फिर अगर लॉस हुआ तो हम लोग माइनस से लिखेंगे, अगर गेन हो गया कि नहीं उस दिन शेयर मार्केट में हमने पैसे जो इन्वेस्ट किए थे एट द एंड ऑफ द डे हमें फ़ायदा हुआ तो गेन हम लोगों ने कह सकते हैं गेन हुआ। अब इन सब का हिसाब जब लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक्यूमुलेशन, या कितना हमारा एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास कितना पैसा बचा ये हमें लगेगा। लेकिन जो देखिए जो लॉस और गेन है वो तो सीधे नहीं है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ये इनपुट और आउटपुट ये जो थे वो सिंपल थे कि आपने ये पैसे एक्सपेंड किए कहीं पे, वो आपका आउटपुट हो गया। ये पैसे आपके पेरेंट्स ने दिए, हमारे पेरेंट्स ने दिए, ये हमारे पास इनपुट हो गया। जो लॉस और गेन है वो डायरेक्ट नहीं है कि आप ये नहीं बता सकते कि डेली का मेरा 50 रुपये का लॉस है या 50 रुपये का गेन है। बेसिकली ये क्या है, ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। जिस शेयर में आपने इन्वेस्ट किया है उसकी कंडीशंस क्या है, उसकी तो मतलब उस पर शेयर पे डिपेंड कर रहा है, तो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते, इसको मतलब अगर हम फंक्शन को ये मतलब इसको लॉस और गेन को लिखना चाहें तो फंक्शन लिखें क्या, मार्केट सिचुएशन को, ये मार्केट सिचुएशन का फंक्शन है। तो जो लॉस और गेन है वो अपना किसका है, मार्केट सिचुएशन का फंक्शन है। तो अब किस केस में अपनी बैलेंस क्या होगी, इनपुट होगी माइनस आउटपुट होगी। आउटपुट ये जो है ना प्लस माइनस, इसको साथ मार्केट सिचुएशन के हिसाब से अगर हमें लॉस होगा तो हम लोग माइनस लगाएंगे, गेन होगा तो प्लस लगाएंगे। अब इस केस में क्या आ जाता है, एक्यूमुलेशन आ जाता है।
तो इस तरह हम लोग अगर एक कोई फार्मूला डेवलप कर लें, उसमें से कुछ पैरामीटर्स हो, उसके पैरामीटर्स को डिफाइन कर दें, तो बेसिकली हम लोग इसका लॉस या गेन निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग का बैलेंस जो है ना लिख देंगे, एक दिन का बैलेंस निकालना है। सेम इसी तरह जो है ना केमिकल रिएक्शंस में जो हम लोग बैलेंस लगाएंगे, एग्जैक्टली इसी तरह लगाएंगे। केमिकल रिएक्शन में फंक्शंस क्या होते हैं पहले ये देख लेते हैं। तो फंक्शन क्या हो रहा है कि रिएक्टर हम लोगों ने इनपुट किया, मतलब यहाँ पे बैच रिएक्टर एक ही बार में इनपुट किया, लेकिन इनपुट किया तो हमारा जो बैलेंस होगा हम लोग कैसे लिखेंगे, इनपुट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे कि रेट ऑफ, क्योंकि रेट मतलब इनपुट बेसिकली इसमें हम लोग टाइम के टर्म में बात करते हैं कि टाइम के रेफरेंस में कैसे हो रहा है। तो फ्लो अगर हम लोग मोल्स भी कहेंगे तो 50 मोल पर सेकेंड इनपुट में बताएंगे। तो इनपुट में हम लोग बेसिकली लिखना चाहते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ ए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, रिएक्टेंट ए इनटू द रिएक्टर, ये बेसिकली हमने क्या लिखा है यहाँ पे, जो इनपुट आ रहा है अपना वो लिखा। बेसिकली इनपुट कितना हम लोग डाल रहे हैं, तो ये इनपुट हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी, ये यूनिट इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मोल्स पर सेकंड डाल रहे हैं। रेट हमने वर्ड यूज़ किया है, रेट का मतलब टाइम के रेफरेंस में डाल रहे हैं। तो 10 मोल डाल रहे होंगे, 20 मोल डाल रहे होंगे, 30 मोल डाल रहे होंगे, जो भी मोल्स डाल रहे होंगे, 1000 मोल डाल रहे होंगे, तो यूनिट इसकी क्या आ जाएगी, बेसिकली मोल्स पर लीटर। ये रेट ऑफ इनपुट हुआ। अब रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद फिर हम लोग मतलब अगर किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे मटेरियल बैलेंस, जो हम लोग मास बैलेंस लिखते हैं टाइम पे, तो उस वक्त अगर हम लोग क्या आउटपुट निकाल रहे हैं, जो बैलेंस होगा सारे रिएक्शंस के लिए, सारे प्रोसेसेस के लिए सेम होगा। मतलब आइडियल बैच के लिए हम लोग बात करें या किसी आइडियल बैच रिएक्टर या प्लग फ्लो रिएक्टर के, तो पार्टिकुलर टाइम एट ए टाइम टी हम लोग ये लिखते हैं, ये मटेरियल बैलेंस एट टाइम टी, किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे हम लोग ये मटेरियल बैलेंस लिख रहे हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिएक्टेंट ए इनटू द रिएक्टर, ये इनपुट हो गया अपना बेसिकली। अब उस वक्त कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा और हम लोग कुछ आउटपुट ले रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोडक्ट, बोलिए प्रोडक्ट, रेट ऑफ फ्लो आउट प्रोडक्ट बोल सकते हैं, रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं हम लोग। तो बेसिकली रिएक्टेंट के लिए हम लोग, क्योंकि हम लोग मटेरियल बैलेंस किसी एक कंपोनेंट के लिए लगाते हैं, तो मटेरियल रिएक्टेंट के लिए लगा रहे हैं तो सारी चीज़ें रिएक्टेंट के लिए लगाएंगे। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ रिएक्टेंट ए फ्रॉम द रिएक्टर, कहाँ से, फ्रॉम द रिएक्टर। अब हम लोग कर रहे हैं, जो इनपुट होगा इनटू द रिएक्टर, हमारे पास जब आता है तो हम लोग प्लस साइन के साथ, और हमसे जा रहा है तो हम लोग माइनस साइन के साथ, फ्रॉम द रिएक्टर। तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, जो इसकी यूनिट है मोल्स पर लीटर होगी, मोल्स पर लीटर। अब क्या होता है केमिकल रिएक्शन में, जैसे हमने इसमें डाला, रिएक्शन होंगी तो क्या होगा, या तो आप जो जिस भी कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो तो या तो जनरेट होगा प्रोसेस में, वही जो प्रॉफिट और लॉस की बात जो कर रहे थे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की, तो या तो ये रिएक्शन हो रही है तो वो तो या तो कोई कंपाउंड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए हम लोग बैलेंस लिख रहे हैं, वह तो या तो वो कंज्यूम होगा प्रोसेस में, मतलब ख़त्म होगा, या तो वो क्या होगा, वो जनरेट होगा, मतलब वो बन रहा होगा। जनरेट हो रहा होगा तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, मतलब हम एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब हमारे पास आ रहा है। तो उसको जनरेट जब हो रहा होगा तो हम लोग प्रोडक्ट प्लस साइन के साथ लिखेंगे। अगर मतलब कंज्यूम हो रहा होगा तो उसको हम लोग किसके साथ कैसे लिखेंगे, माइनस साइन के साथ लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन, रेट ऑफ जनरेशन। अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे रिएक्टेंट कर रहे हैं तो रिएक्टेंट तो जनरेट नहीं होगा, तो रेट ऑफ जनरेशन होगा यहाँ पे मोल पर लीटर में होगा। अगर लेकिन कंज्यूम हो रहा है आपका तो वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। तो रेट यहाँ पे अगर जनरेशन हो रहा है तो हम लोग पॉजिटिव के साथ लिखेंगे, अगर कोई चीज़ वही ख़त्म हो रही है तो क्योंकि हमारे पास ख़त्म होने का मतलब हमारे लॉस हो रहा है वो बेसिकली, तो लॉस हो रहा है तो माइनस के साथ लिखेंगे। तो रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जो भी आप लिखना चाहें, कंजम्पशन किसका, ऑफ जो रिएक्टेंट था, ऑफ रिएक्टेंट ए।
अब इन सब चीज़ों का जो डिफरेंस हम लोग निकालेंगे वो क्या चीज़ आएगा, वही जो है रिएक्टर में एक्यूमुलेट हो रहा होगा। जो हमने इनपुट किया माइनस आउटपुट किया, जनरेशन हो रहा है तब भी बढ़ रहा होगा, अगर डिसअपीरेंस हो रहा होगा तो घट रहा होगा। ये सब चीज़ें इज इक्वल टू क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्यूमुलेशन। तो क्या चीज़, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्यूमुलेशन, जो एक्यूमुलेशन हो रहा था उसका चेंज हम लोग देखना चाहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ accumulation of reactant A। तो बेसिकली हम लोग इतना बड़ा हर बार टर्म नहीं लिखेंगे, हम लोग कैसे लिखेंगे, जैसे मटेरियल बैलेंस लगा रहे हैं तो इनपुट हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे इनपुट, आउटपुट हो रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे आउटपुट, अगर जनरेशन हो रहा है तो प्लस साइन के साथ लिखेंगे जनरेशन। बेसिकली जनरेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, जनरेशन ऑफ कंपोनेंट ए लिखना ज़्यादा बेटर है, रिएक्टेंट लिखेंगे तो इसका मतलब कंज्यूम होता है। माइनस क्या है, कंजम्पशन, कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्यूमुलेशन। ये इस तरह हम लोग फर्दर इसको लिखेंगे। तो इसमें जो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ हैं उनको एक साथ हम लोग बेसिकली कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग क्या करें, इनपुट प्लस जनरेशन लिखे हम लोग, इनपुट प्लस जनरेशन, ये दोनों चीज़ हमेशा पॉजिटिव में होगी, माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होगा, एक्यूमुलेशन। अब यूनिट क्या इसकी आएगी, इनपुट की जो यूनिट होगी, क्योंकि हम लोग ऐड तभी कर सकते हैं किसी भी नंबर्स को, किसी भी जब उनकी दोनों जैसे क्वांटिटीज़ को जब उनकी यूनिट सेम हो। तो यूनिट जो ओवरऑल यूनिट आएगी क्या आएगी आपकी, मोल पर सेकंड या मोल्स पर, मतलब मोल पर टाइम आएगी। सेकंड कहना ठीक नहीं है, टाइम कोई भी यूनिट हो सकती है, आवर्स भी हो सकती है, मिनट भी हो सकती है, सेकंड्स भी हो सकती है। तो बेसिकली इस तरह हम लोग मटेरियल बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। मटेरियल बैलेंस में क्या होगा, इनपुट प्लस जनरेशन, अगर जनरेशन हो रहा है तो ठीक है, अगर माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन, अगर कंजम्पशन हो रहा है तो कंजम्पशन के लिए बराबर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन में क्या होगा कि मोल्स जो हैं बेसिकली जो चेंज हो रहे होंगे मोल्स, वही एक्यूमुलेट हो रहे होंगे फाइनली। तो जैसे अब हम लोग बैच रिएक्टर के लिए लिखना चाहते हैं इक्वेशन, किसके लिए, आइडियल बैच रिएक्टर के लिए एक जनरल इक्वेशन थी। अब किसके लिए हम लोग लिखना चाहते हैं, बैच रिएक्टर के लिए। बैच रिएक्टर किस टाइप का बैच रिएक्टर है, आइडियल बैच रिएक्टर है। अब हम लोग किसी एक पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो पार्टिकुलर टाइम पे तो हम लोग का इनपुट क्या होता है, इनपुट सब हम लोग इनिशियली t बराबर 0 पे ही बैच में इनपुट डालते हैं, फिर हम लोग फिर पूरा रिएक्शन अलाउ करते हैं, रिएक्शन होना। तो किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे बीच में जो रिएक्शन के दौरान, तो वहाँ पे कोई इनपुट नहीं डालते हम लोग। तो वहाँ जैसे इक्वेशन हम लोग लिख दें, इनपुट प्लस जनरेशन माइनस आउटपुट माइनस कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन। बैच रिएक्टर फॉर रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट जो है अपना है उसके लिए बैलेंस हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। तो इनपुट हम लोग कोई नहीं करते हैं, इनपुट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे नहीं करते, इनिशियली हम लोग सारा इनपुट कर देते हैं। तो इनपुट का टर्म कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जनरेशन नहीं होगा, जनरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट तो बेसिकली कंज्यूम हो रहा है ना, रिएक्टेंट रिएक्शन में तो जनरेट नहीं होता है, तो इसलिए जनरेशन का टर्म भी हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। फिर आउटपुट, क्योंकि ये कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है, मतलब हम लोगों ने एक बार रिएक्टेंट डाला, पूरे रिएक्शन होने के बाद हम लोग प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्योंकि उस वक्त हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, तो इसके आउटपुट भी हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब फिर क्या है, कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन होगा क्योंकि रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट है तो कंज्यूम होगा प्रोसेस में। और यहाँ फिर एक्यूमुलेशन, जो कंज्यूम होगा फिर यहाँ पे एक्यूमुलेशन बचेगा। तो एक्यूमुलेशन क्या होता है, बेसिकली चेंज इन मोल्स पर यूनिट टाइम, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ मोल्स कर रहे हैं हम लोग। तो किसका एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हैं, ए की, तो ए है, और मोल्स के टर्म में बात कर रहे हैं हम लोग, तो Na हो गया, ये हो गया मोल्स। लेकिन हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि चेंज, तो एक्यूमुलेशन बेसिकली चेंज बता रहा है, DNA। और लेकिन रेट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो DT यहाँ पे आ गया। यूनिट क्या इसकी होगी, ये मोल्स होता है, ये टाइम, तो मोल पर टाइम हो गया यूनिट।
अब देखिए कंजम्पशन है, कंजम्पशन किस हिसाब से होगा, जिस रेट से रिएक्शन हो रही होगी उसी रेट से कंजम्पशन होगा, समझ रहे हैं। जिस रेट से रिएक्शन होगी तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग माइनस आर ए कर देंगे, माइनस साइन ये बाहर है, ये मतलब आर ए हम लोग माइनस लगा रहे हैं डिसअपियरेंस शो करने के लिए, माइनस साइन जो आपका था वो बाहर पहले से पड़ा हुआ है। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड पर क्या होती है, पर टाइम होती है, सेकेंड बोल दीजिए, मिनट बोल दीजिए। अब क्या है, हमें यूनिट क्या लानी है, मोल्स पर लीटर लानी है, सॉरी मोल्स पर सेकेंड लानी है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लीटर वाला जो कंपोनेंट होगा उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग पूरे रिएक्टर की बात कर रहे हैं तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास अभी तक इसको जब हम लोगों ने बैलेंस किया तो ये इक्वेशन बनी। इनपुट ज़ीरो था क्योंकि किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग इसमें इनपुट मटेरियल नहीं डालते हैं। आउटपुट क्या था, ज़ीरो था क्योंकि हम लोग आउटपुट भी नहीं लेते किसी एक पार्टी, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तब आउटपुट लेते हैं। तो उस वक्त की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, किसी इंटरमीडिएट टाइम की बात कर रहे हैं। कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन होता है क्योंकि रिएक्टेंट है तो डिसअपियर हो रहा होगा। तो कंजम्पशन किस रेट से, मतलब कंजम्पशन कितना हो जाएगा इस पूरे रिएक्टर में, तो माइनस आर ए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ कंजम्पशन है। लेकिन हम लोग पर्टिकुलर वॉल्यूम, रिएक्टर वॉल्यूम की बात करें इसलिए हम लोग वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इसकी यूनिट जो थी, ओवरऑल यूनिट हम लोग वी से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर से अगर मान ले रहे हैं, लीटर में ले रहे हैं तो हमारे पास मोल पर सेकेंड या मोल पर टाइम का यूनिट आ जाएगा दोनों साइड, इसलिए हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। अब हमेशा वी से नहीं हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है वी से, दो कंडीशंस होती हैं, हम लोग कंडीशंस जान लेते हैं कब हम लोग वी से मल्टीप्लाई करेंगे। कंडीशंस, तो पहली कंडीशन है कि जैसे रिएक्टेंट के हम लोग कंसंट्रेशन के या कन्वर्जन के टर्म में लिख रहे हैं, या वेरिएबल्स के, जो भी वेरिएबल है आपका वो क्या है कि वो मतलब पूरे यूनिफॉर्म है, मतलब वेरिएबल कंसंट्रेशन की बात हम लोग कर रहे हैं। किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे अगर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म है तो अगर ऐसा लिखें कि वेरिएबल इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रिएक्टर, थ्रू आउट द रिएक्टर एट टाइम टी, किसी एक पर्टिकुलर टाइम की अब हम लोग बात करें और वहाँ पे वेरिएबल जो है ना यूनिफॉर्म हो, मतलब अगर हम कंसंट्रेशन वेरिएबल अपना है तो कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म हो, तब तो हम लोग पूरे रिएक्टर के ऊपर हम लोग बैलेंस लगा पाएंगे। लेकिन अगर क्या हो कि अगर ये कंसंट्रेशन चेंज होती रहे, जैसे प्लग फ्लो रिएक्टर होता है वहाँ पे हर पॉइंट पे कंसंट्रेशन चेंज होती रहती है, एक टाइम पे किसी पर्टिकुलर टाइम पे लेंगे तो हर एक पॉइंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट होती थी, जैसे देखा था ना कि यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग होगी, यहाँ पे कंसंट्रेशन अलग होगी, तो वहाँ पे पूरे रिएक्टर के लिए हम लोग बैलेंस नहीं लगा सकते हैं। तो कंडीशन 1 थी, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस विल बी अप्लाइड फॉर होल रिएक्टर, बैलेंस विल बी अप्लाइड फॉर होल रिएक्टर, पूरे रिएक्टर पे हम लोग बैलेंस लगाएंगे। और जो ये वॉल्यूम वी हम लोग लिख रहे हैं वो किसका वॉल्यूम है, रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम है। और कंडीशन 2 क्या होगी, जब नॉन यूनिफॉर्म होगी अपने वेरिएबल्स, नॉन यूनिफॉर्म होंगे वेरिएबल्स, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरे रिएक्टर पे बैलेंस नहीं लगाएंगे, एक हम लोग क्रॉस सेक्शन लेंगे। तो बैलेंस विल बी ऑन क्रॉस सेक्शन, जहाँ पे हम लोग बहुत छोटा सा, बैलेंस विल बी ऑन ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ रिएक्टर। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि जब बहुत छोटे वाले उस पे पोर्शन पे लगाएंगे तो वहाँ पे हम लोग ये मान लेंगे कि वहाँ पे कंसंट्रेशन या वो जो वेरिएबल्स हैं वो आपके यूनिफॉर्म हैं। तो बेसिकली अब हम लोग आ जाते हैं अपनी इक्वेशन पे। तो यहाँ से अपनी इक्वेशन क्या बनी, माइनस आर ए इंटू वी इज इक्वल टू क्या है आपका, डी एन ए ओवर डी टी। अब क्या करें, हम लोग टाइम को एक साइड ले जाएंगे और बाकी सारी चीज़ों को दूसरी साइड ले आएंगे। तो डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एन ए ओवर माइनस आर ए ये लगा हुआ है इंटू वी। ये अपने पास इक्वेशन बनी। अब क्या करते हैं हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो ऑन इंटीग्रेटिंग
ऑन इंटीग्रेटिंग, हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेट करने में कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग बेसिकली मेज़र करते हैं या किसके टर्म में मेज़र करते हैं, या तो हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में मेज़र करेंगे या हम लोग आपका कन्वर्जन के टर्म में मेज़र करेंगे। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन के टर्म में लिखना चाहेंगे, तो उसके लिए पहले हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो Na को कन्वर्ट करते हैं हम लोग, Na इज इक्वल टू क्या होता है, Na इज इक्वल टू Na नॉट 1 माइनस XA होता है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो DNA कितना हो जाएगा, DNA इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, माइनस Na नॉट DXA। ये पहले देख चुके हम लोग, Na नॉट बाहर आ जाएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस DXA हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका dt इज इक्वल टू DNA की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, माइनस Na नॉट DXA अपॉन क्या था, माइनस साइन माइनस RA इंटू V, माइनस से माइनस कट गया। अब बचा आपका dt इज इक्वल टू Na नॉट DXA ओवर माइनस RA इंटू V। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को लिमिट्स लगानी पड़ेगी। तो इंटीग्रेटिंग विथ लिमिट, हम लोग लिमिट के हेल्प से इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो टाइम जब 0 होगा तो उस वक्त क्या होगी, कंसंट्रेशन आपकी क्या हम लोग मानेंगे, कन्वर्जन 0 होगा। t इक्वल टू 0 पे कोई रिएक्शन नहीं हो रही होगी, एक पार्टिकुलर टाइम t पे आपका जो कन्वर्जन हो जाएगा XA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे Na नॉट क्या है, Na नॉट तो इनिशियल मोल्स हैं, इसका मतलब फिक्स है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बेसिकली t हो जाएगा। t इज इक्वल टू क्या है आपका Na नॉट 0 टू XA DXA अपॉन माइनस RA इंटू V। ये जो है अपनी इक्वेशन हो गई जो हम लोग डेवलप करना चाह रहे हैं, परफॉर्मेंस इक्वेशन। ये बैच रिएक्टर के लिए इक्वेशन डेवलप कर दी हम लोगों ने। इसमें t क्या है, टाइम है, Na नॉट इनिशियल मोल्स है आपका 0 टू XA DXA अपॉन माइनस RA इंटू V। अब बेसिकली हमें क्या यहाँ से मिलेगा, हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को टाइम मिलेगा, लेकिन सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शंस हम लोग ये डिफरेंट काइनेटिक्स में पूरा हम लोग पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट ऑर्डर की अगर रिएक्शन होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सेकंड ऑर्डर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, थर्ड ऑर्डर होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो बेसिकली ये पूरी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह की आपकी वो कंडीशंस हैं, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उससे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन का फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद फिर अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन मतलब होता है कि कभी कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा पूरा प्रोसेस, तो उस वक्त इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो एक चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, जैसे इसको इंटीग्रेट करना है या फिर इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो ग्राफ में बेसिकली क्या ये इसका मतलब इंटीग्रेशन में है, एक चीज़ ये पूरा माइनस आर बाई ये माइनस RA इंटू V है, एक DXA है। तो DXA को हम लोग x एक्सिस पे अगर बनाएं, DXA है आपका, तो बेसिकली हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं यहाँ पे, कन्वर्जन, तो XA है। और ये दूसरा जो वाला फैक्टर है कितना, -1 अपॉन RA इंटू V। ये जो है ना y एक्सिस पे प्लॉट करें, तो बेसिकली XA रेट ऑफ रिएक्शन और कन्वर्जन के बीच हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो देखिए रेट ऑफ रिएक्शन और कन्वर्जन के बीच, अब देखिए जब इनिशियल केस में जब आपका कन्वर्जन बिल्कुल नहीं होगा, मतलब एकदम इनिशियल कंडीशन में, तो उस वक्त क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उस वक्त बहुत फास्ट होता है, मतलब कन्वर्जन एकदम जैसे स्टार्ट हुआ है। जब कन्वर्जन स्टार्ट हुआ इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था, तो रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा था तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, अगर पॉजिटिव ऑर्डर की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। लेकिन हम लोग माइनस, क्योंकि वॉल्यूम के अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होगा, अपना रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होगा, तो 1/RA क्या होगा आपका, बहुत कम हो जाएगा मान लीजिए। अब जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे क्या होगा, कन्वर्जन बढ़ता जाएगा, टाइम के साथ कन्वर्जन बढ़ता जाता है। कन्वर्जन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि आपका रिएक्टेंट जो है कंज्यूम होता जा रहा है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बेसिकली K इंटू CA⁴n। अब कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे कम होता जाएगा तो बेसिकली -1/RA
इंक्रीज़ करता जाएगा। तो क्योंकि हम लोग -1/RA के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो बेसिकली इस टाइप का आपका ग्राफ आता है। जो मैक्सिमम कन्वर्जन होगा वो कितना होता है, 1 होता है। कन्वर्जन क्या होगा, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। तो मैक्सिमम कन्वर्जन मान लीजिए ये 1 है। तो ये यहाँ पे क्या बना, एक प्लॉट बना, मतलब एक ग्राफ बना। तो ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं बेसिकली वो ग्राफ का एरिया ही निकालता है वो। तो अगर हम लोग इंटीग्रेशन इसको कर दें, मतलब इसका एरिया निकाल लें, पूरे ग्राफ का एरिया, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, t=, अगर इसको एक फर्दर एक स्टेप और हम लोग वो कर दें, रीअरेंज कर लें, तो लेफ्ट साइड में अपना क्या है, T/NA0 इज इक्वल टू क्या हुआ आपका 0 to XA dxa अपॉन -RA इंटू V। तो ये कन्वर्जन है। तो हम लोग क्या करेंगे, XA जो है ना, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि ये अपना XA है, ये है XA, ये तो पूरा हो गया। तो XA तक हम लोग सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे ये पूरा आ रहा dxa अपॉन -RAV, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बेसिकली हमें जो ये शेडेड एरिया है, ये एरिया हम लोग को मिल रहा है। अब ये एरिया किसके बराबर होगा, T/NA0 के बराबर होगा। बेसिकली यहाँ से NA0 हमें इनिशियल मोल्स हैं वो हमें मालूम है, तो T/NA0 मालूम है, तो हम लोग को मतलब जो एरिया ये निकलेगा, ये एरिया किसके बराबर होगा, T/NA0 के बराबर होगा। अगर एरिया निकालें इसका या इंटीग्रेशन करके निकालें तो ये T/NA0 के बराबर होगा। और NA0 हमको मालूम है, इनिशियल मोल्स हमने कितने फीड किए हैं तो हम लोग को मालूम है। तो यहाँ से हम लोग को क्या मालूम हो जाएगा, टाइम मालूम हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना टाइम लगेगा हमको रिएक्शन कराने में। उसकी हेल्प से बाद में फिर हम लोग वॉल्यूम बेसिकली निकाल लेते हैं कि कितना हमें मतलब कितना वॉल्यूम का अपना साइज़ होगा। वो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, पहले जैसे हमने यहाँ से टाइम निकाल लिया, बेसिकली हमने क्या कर लिया, वी हैव कैलकुलेटेड टाइम। तो अब हमें, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था, हमने ये कहा था कि जब हम लोग ये पढ़ते हैं, रिएक्टर का डिज़ाइन करते हैं, तो बेसिकली उसमें हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं कि वॉल्यूम कितना होगा। यहाँ पे तो वॉल्यूम आ नहीं रहा है पूरे इक्वेशन में, यहाँ पे टाइम आ रहा है। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे बेसिकली, क्योंकि जो राइट साइड ये पूरा कैलकुलेट करके आ रहा है T/NA0 आ रहा है, यहाँ पे तो वॉल्यूम नहीं आ रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि जैसे हमारा प्रोडक्शन कितना चाहिए, उसी के बेसिस पे तो हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे रिएक्टर का कितना है। तो जैसे 24 टन्स पर आवर चाहिए, 24 टन्स पर डे चाहिए, तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि एक बैच में कितना टाइम लगेगा। तो मतलब जैसे एक बैच में 8 आवर्स लगा, 5 आवर्स लगा, वो टाइम बता रहा है बेसिकली। तो हम लोग लिखेंगे कि पूरे दिन में कितना बैचेस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से फिर मतलब अगर एक बैच का टाइम मान लीजिए कि आया कि 3 बैचेस हम लोग चला सकते हैं 24 में, तो मतलब एक बैच में हम लोग 8 टन जो है ना प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो 8 टन को प्रोड्यूस करने के लिए फिर हमें डेंसिटी मालूम होगा प्रोडक्ट के, जिस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो डेंसिटी से अगर हमें वेट मालूम है तो उसको बेसिकली हम लोग क्या वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फिर उस वक्त हम बता पाएंगे कि वॉल्यूम कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग इस इक्वेशन की बात कर रहे थे जो हम लोगों ने डेवलप की है। इक्वेशन जो अपने क्या डेवलप की है, T = क्या है, NA0 0 to XA dxa अपॉन -RA इंटू V। ये है परफॉर्मेंस इक्वेशन या डिज़ाइन इक्वेशन, परफॉर्मेंस इक्वेशन या कहिए डिज़ाइन इक्वेशन। किसके लिए, आइडियल बैच रिएक्टर के लिए है। अब इसमें सारी कंडीशंस इन्वॉल्व है। अगर हम लोग कंडीशंस की बात करें तो ये क्या होगा, फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम डेंसिटी सिस्टम, मतलब CVRS, फॉर CVRS कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम, मतलब जिसमें रिएक्टेंट का जो रिएक्शन मिक्सचर का वॉल्यूम हो वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम किसी भी टाइम पे जो किसके बराबर होगा, इनिशियल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, V जो है आपका बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट हो गया ये। तो इसके लिए आपका हो जाएगा T = NA0 0 to XA dxa ओवर -RA। ये होगा, ये क्या होगा, V = V0 होगा, तो हम V0 बाहर ले लेंगे। अब हम लोग जानते हैं कंसंट्रेशन क्या होती है, कंसंट्रेशन NA/V होती है
और इनिशियल कंसंट्रेशन सी ए नॉट क्या होगी, एन ए नॉट जो इनिशियल मोल्स थे और जो इनिशियल वॉल्यूम था। तो इसकी जगह बेसिकली हम लोग क्या लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू सी ए नॉट 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। इस तरह भी जो है इस फॉर्म में भी हम लोग को मिल सकती है बेसिकली इक्वेशंस। तो इसको अगर इस तरह लिखना चाहें, एक तरफ इंटीग्रेशन पूरा रखें, तो टी बाई सी ए नॉट इज इक्वल टू 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए। तो कहीं कहीं ये इक्वेशन जो है ना इस फॉर्म, ये किसके लिए इक्वेशन हो जाएगी आपकी, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, ये है डिज़ाइन इक्वेशन फॉर किसके लिए, सी वी आर एस, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो यहाँ पे जो ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे हम लोग, ग्राफ बनाना चाहेंगे तो किसके बीच बनेगा, बेसिकली वाई एक्स एक्सिस पे तो हम लोग कन्वर्जन लेंगे और वाई एक्सिस पे क्या आएगा, 1 अपॉन माइनस आर ए ये आएगा। और जो जैसे इस तरह का ग्राफ आता है तो ये पर्टिकुलर एक्स की हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, एक्स से है ये कन्वर्जन, क्योंकि इसी टाइम की बात कर रहे हैं। तो ये जो एरिया अंडर कर्व अब आ रहा है तो वो किसके बराबर होगा, वो टी बाई सी ए नॉट के बराबर आता है। जो एरिया पूरा हम लोग कर्व का निकालते हैं वो टी बाई सी ए नॉट के बराबर आएगा। अगर हम लोग ये हम लोगों ने किसके टर्म में लिखी है इक्वेशन आपकी, ये लिखी हम लोगों ने कंसंट्रेशन के इसमें, सॉरी इसको कन्वर्जन के टर्म में। अगर यही इक्वेशन हम लोग किसके टर्म में लिखना चाहें, कन्वर्जन के टर्म में लिखना चाहें, तो कन्वर्जन के टर्म में भी ये इक्वेशन हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हम लोग आपकी बेसिक इक्वेशन थी टी बाई टी इज इक्वल टू फ्रॉम, इसको कोई नाम हम लोग दे देते हैं जो हम लोगों ने इक्वेशन निकाली है, ये है इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग बेसिकली कंसंट्रेशन के टर्म में ये एक्सप्रेशन अपने लिखना चाह रहे हैं। तो टी ए इक्वल टू क्या था, एन ए नॉट, मान लीजिए एन ए नॉट था, ये 0 टू एक्स ए डी एक्स ए अपॉन माइनस आर ए इंटू वी। तो बेसिकली एक्स से क्या होता है आपका, एक्स से जब कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो 1 माइनस सी ए बाई सी ए नॉट होता है। तो डी एक्स से निकालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, 1 का तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा डी सी ए और बाहर में 1 बाई सी ए नॉट, ये बेसिकली बाहर आ गया। तो हम लोग डी एक्स की जगह जो हमारी एक एक्सप्रेशन आई है उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन ए नॉट 0 टू, अब देखिए अभी लिमिट्स नहीं लगाते हैं अब, क्योंकि सी ए के टर्म में आ जाएगी। जब एक्स से बराबर 0 हो, जब एक्स से बराबर 0 था तो सी ए की मतलब उस टर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपना 1 बाई सी ए नॉट माइनस 1 बाई सी ए नॉट, ये आया आपका। और डी सी ए की जगह क्या आया, डी एक्स ए की जगह डी सी ए, और डिवाइडेड बाई आपका इसमें नीचे क्या था माइनस आर ए इंटू वी। अब अगर यही कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम है तो फॉर v इज इक्वल टू वी नॉट हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, t इज इक्वल टू एन ए नॉट और ये माइनस डी सी ए अपॉन क्या हो जाएगा, ये माइनस आर ए है, और v को हम लोग क्या ले रहे हैं, बाहर v नॉट लिख रहे हैं, और 1 बाई सी ए नॉट बाहर पहले से ऑलरेडी था। तो एन ए नॉट बाई वी ए नॉट क्या होगा, सी ए नॉट हो जाएगा। तो t इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, सी ए नॉट इंटू 1 बाई सी ए नॉट, यहाँ सी ए नॉट ये डी सी ए के टर्म में कर रहे हैं तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होती है, सी ए नॉट होती है, पर्टिकुलर टाइम पे कंसंट्रेशन क्या होगी, सी ए होगी, माइनस डी सी ए ओवर माइनस आर ए। तो सी ए नॉट से सी ए नॉट कट गया। तो जो हमारी इक्वेशन आती है किसके लिए, अगर कंसंट्रेशन के टर्म में हम लोग लिखना चाहें तो टी इज इक्वल टू माइनस डी सी ए ओवर माइनस आर ए, ये बेसिकली इक्वेशन हो जाएगी आपके सी ए नॉट से सी ए तक। ये आपकी परफॉर्मेंस इक्वेशन हो गई किसके टर्म में, जब ये परफॉर्मेंस इक्वेशन आपकी हो गई जब हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाहें। तो दो परफॉर्मेंस इक्वेशन हमने लिख ली। अगर कन्वर्जन के टर्म में लिखना चाहेंगे हम लोग तो टी बाई सी ए नॉट इजकल टू 0 टू एक्स ए डी एक्स ए बाई माइनस आर ए। अगर यही इक्वेशन हम लोग किसके टर्म में लिखना चाहेंगे,
हम लोग उसके टर्म में लिखना चाहेंगे आपका परफॉर्मेंस, इसमें कंसंट्रेशन के टर्म में, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में ये आपकी इक्वेशन बन गई। ये हम लोगों ने डिस्कस किया किसके लिए, ये कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। अगर यही हम लोग डिस्कस करें वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, अपनी इक्वेशन क्या होगी, तो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए तो अपनी बेसिक इक्वेशन क्या है, T इज इक्वल टू Na0 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA इंटू V। ये आपकी बेसिक इक्वेशन है, इक्वेशन 1 जो हमने कही थी। अब फॉर VVRS वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, तो V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, V0 1 प्लस एप्सिलॉन है XA, इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे V को, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Na0 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका V0 है, तो V0 हम लोग बाहर ले रहे हैं 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। तो T यहाँ से Na0 बाई V0 क्या हो जाएगा CA0, तो T इज इक्वल टू CA0 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। तो CA0 को इधर ले आएंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, T बाई CA0 इज इक्वल टू 0 to XA dXA अपॉन माइनस RA इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। ये इक्वेशन अपनी डिज़ाइन इक्वेशन जो बन के आई हम लोग के लिए हमारी, वो किसके टर्म में अगर हम लोग बात करें वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, तो ये आई। अब इसको हम लोग ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो सेम जैसे हम लोग उसको प्लॉट कर रहे थे वैसे इसको भी प्लॉट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्सिस पे जो वेरिएबल्स है बेसिकली वो कन्वर्जन आ गया। अब वाई एक्सिस पे क्या आया, इसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपकी वाई एक्सिस पे आ जाएंगी। तो वाई एक्सिस पे इस तरह हम लोग लिख दे रहे हैं 1 अपॉन माइनस RA इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन A XA। ये पूरा टर्म आपका वाई एक्सिस पे आ जाएगा। और इसका जो हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम जैसे वो आ रहा था वैसे ही ये ग्राफ आया। पार्टिकुलर XA की अगर आप बात करें कि यहाँ तक XA यहाँ पे है, तो ये जो आपका कर्व है, ये जो ग्राफ ये एरिया अंडर द कर्व है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी T बाई CA0 आ जाएगी। ये किसके लिए था, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए। तो हम लोगों ने बेसिकली दोनों उसके लिए, दोनों कंडीशंस के लिए हम लोगों ने यहाँ पे डेवलप कर ली है इक्वेशन, वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए भी और कांस्टेंट वॉल्यूम डेंसिटी सिस्टम के लिए। अगर यही ग्राफ जो हम लोगों ने पीछे भी डेवलप किया था, अगर CA के टर्म में प्लॉट करना चाहते थे, जैसे यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, जस्ट लास्ट वाली इक्वेशन, ये देखिए CA और CA0 के बीच में अगर हम लोग प्लॉट करना चाहें तो जस्ट एक लास्ट पॉइंट और कवर कर लेते हैं। ग्राफ फॉर किस रिएक्शन के लिए, ये T इज इक्वल टू माइनस CA0 से CA dXA अपॉन माइनस RA। ये किसके लिए था, ये CVRS के लिए था। जब हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना चाह रहे थे तो यही इक्वेशन आई थी, T इज इक्वल टू माइनस CA0 टू CA DXA, यहाँ पर मैंने लिख दिया DCA अपॉन माइनस RA। अगर ये प्लॉट हम लोग करना चाहें तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे जो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे CA लिखेंगे एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे क्या लिख रहे हैं हम लोग, 1 अपॉन माइनस RA लिख रहे हैं। अब देखिए रिएक्शन फास्ट कब होगी, जब इनिशियल कंसंट्रेशन होगी, इनिशियल मतलब CA0 होगा। अब ये क्या है, ये जो एक्सिस है वो कंसंट्रेशन बढ़ते हुए है, तो CA0 कहाँ पे, हम लोग राइट साइड में कहीं शो करेंगे, यहाँ पे CA0 है आपका। तो जब CA0 होगा कंसंट्रेशन, तो उस वक्त क्या रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, 1/RA, तो उस वक्त जो 1/RA इस प्लॉट में जो आएगा वो सबसे मिनिमम आ जाएगा, मान लीजिए। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, रिएक्शन होती जाती है, जैसे कन्वर्जन जो आपका एक पर्टिकुलर टाइम आ गया CA,
यहाँ सी ए नॉट था, यहाँ पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम थी, क्योंकि जैसे आप इनिशियल कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कंसंट्रेशन पॉजिटिव ऑर्डर की बात हम लोग कर रहे हैं बेसिकली, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव है तभी अप्लाई होगा, अदरवाइज रिवर्स हो जाएगा। तो इनिशियल कंडीशंस में क्या होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, तो 1/RA क्या है, क्योंकि हम रिवर्स कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, तो कम हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे कम होती जाएगी आपकी कंसंट्रेशन, वैसे रेट ऑफ रिएक्शन कम होती जाएगी। तो हम लोग इसको अगर ऊपर दिखाना चाहेंगे तो ये यहाँ पे इस प्लॉट पे तो 1/RA बढ़ता जाएगा, RA एक्चुअली कम हो रहा है तो 1/RA बढ़ता जाएगा। तो जो प्लॉट आता है बेसिकली अपना, इस टाइप से हम लोग इसको मिला देंगे तो ये आता है। तो इस वक्त अगर ग्राफ का एरिया निकालना चाहेंगे तो ये, और ये CA0 से CA, तो जो अपना क्या आ रहा है, टाइम जो आ रहा है, यहाँ से अपना ग्राफ का एरिया क्या आएगा, आपका टाइम जो आएगा वो इससे निकलेगा, ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व। तो हम लोगों ने तीनों कंडीशंस के लिए ग्राफ प्लॉट कर लिए, जब T बाई मतलब जो वेरिएबल वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम रिएक्शन सिस्टम के लिए, और जब हम लोग कन्वर्जन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए, और कंसंट्रेशन के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, तब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसका फर्दर एनालिसिस करेंगे कि ये ग्राफ किस तरह और ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, या इससे ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। तो उसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।